चीन का हिसाब किताब क्या है? मतलब चीन कैसे चलता है, कौन उसे चलाता है, और क्या चीन एक डिक्टेटरशिप है जिसके तख्त पर शी जिनपिंग बैठे हैं? ये सवाल बड़े सारे हैं इस पे, और जवाब बहुत कम। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ इंटरनेशनल एक्सपर्ट डॉक्टर गुलरेज शेख। डॉक्टर साहब एक्सपर्ट हैं, साथ में डॉक्टर भी हैं, आपका इलाज भी कर सकते हैं, उस तरीके के डॉक्टर हैं, और इंटरनेशनल पे और खास तौर से पाकिस्तान और चाइना पे इन्होंने अच्छी रिसर्च की है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। डॉक्टर धन्यवाद। साहब एक चीज, डॉक्टर साहब एक चीज, ये चीन का सिस्टम चलता कैसे है? नहीं, देखिए, अगर आप चीन के सिस्टम की बात करेंगे ना, तो बेसिकली चाइना की जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, सीसीपी, वो लेनिन के प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है, जिसको कहते हैं डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन। में वापस से वही सिगरेट वाली चेतावनी दूंगा आपको कि वैधानिक जो चेतावनी है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है, उसी प्रकार से डेमोक्रेसी जो है वो कम्युनिस्टों में बोलने की बात होती है कि बहुत डेमोक्रेसी, कोई डेमोक्रेसी होती नहीं है। लेकिन ठीक है, उन्होंने वो जो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन के ऊपर आधारित है चीन का गवर्निंग सिस्टम। और ये डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन की जो कल्पना थी, ये व्लादिमीर लेनिन की थी, रशिया के, जो जिन्होंने लाल क्रांति लाए थे वहां पर, और कम्युनिस्ट हुकूमत बनाकर फिर बाद में यूएसएसआर का गठन किया था। तो इसके अंतर्गत किसी भी नीति निर्धारण से पहले जितना भी पार्टी के अंदर संवाद करना हो, लोगों से बात करना हो, वो सब किया जाना चाहिए। लेकिन एक बार कोई पॉलिसी बन जाए, फिर किसी तरह की भी, किसी प्रकार की भी आवाज निकलना नहीं चाहिए, उसको लागू पूरी तरह से करना चाहिए। इसको कहते हैं ये डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन। और हमने पिछली सीरीज में भी चाइना की हमने बात की थी कि बेसिकली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अकेली पार्टी नहीं है। बेसिकली तो अकेली ही पार्टी है, सब कुछ उसी का ही है, पूरा देश उसका है, सेना उसकी है। लेकिन ऑन पेपर 8 छोटी पार्टियों के साथ मिलाकर वो राज करती है, तो उसको कहते हैं यूनाइटेड फ्रंट। और लेकिन वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वरीयता देता है लीडरशिप रोल में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को। तो सब कुछ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ही है वहां पर। अब यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स हैं चीन के सिस्टम में। एक स्ट्रक्चर तो है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का, और दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो चीन की सरकार का। हालांकि जो चीन की सरकार है वो पूरी तरह से निर्भर है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर। तो हम दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे, और फिर हम ये भी बात करेंगे कि ये चीन की जो सरकार है उसके ऊपर संपूर्ण नियंत्रण किस प्रकार से कर रखा है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने। अब देखिए, यदि हम इसके स्ट्रक्चर को समझे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का, हम पिरामिड के रूप में एपेक्स से चलते हैं, सबसे शिखर से। तो जो शिखर पर सबसे बड़ी पोस्ट है वो जनरल सेक्रेटरी की होती है, जिसका इलेक्शन जो होता है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में 5 वर्ष के लिए किया जाता है। वर्तमान में शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति भी है चीन के, वही जनरल सेक्रेटरी भी हैं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के। तो सबसे बड़ा जो पोस्ट होता है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का, वो अध्यक्ष नहीं होता, जनरल सेक्रेटरी होता है। और यूजुअली आप देखेंगे कि जितने भी ज्यादातर ये जो कम्युनिस्ट देश होते हैं, उसमें जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट बड़ी अहम होती है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में भी जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि दो नाम बहुत प्रमुखता से चलते हैं। एक जनरल सेक्रेटरी का चलता है और दूसरा पोलिट ब्यूरो का चलता है। तो सबसे ऊपर पे जो एपेक्स पे होता है वो जनरल सेक्रेटरी होता है। उसके बाद कोई नंबर आता है तो वो आता है पोलिट ब्यूरो का। अब पोलिट ब्यूरो जो है भाई साहब, ये एक ऐसा फीचर है जो दुनिया भर की कम्युनिस्ट पार्टीज में मिलता है। वही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में भी है, जिसके अंदर 25 सदस्य होते हैं। तो 25 सदस्यीय पोलिट ब्यूरो है। मतलब चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के 25 सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो नेता हैं, वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पोलिट ब्यूरो। हमारी जुबान में यदि हम समझें तो जैसे हमारी पार्टियों के पार्लियामेंट्री बोर्ड होते हैं, उस प्रकार से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का पोलिट ब्यूरो है। लेकिन इन्होंने एक छन्नी इसमें भी लगा दी है, ये चीन तक महदूद है। ये हमने यूएसएसआर में भी नहीं देखा था, ये हम वियतनाम की कम्युनिस्टों में भी नहीं देखे हैं, ये चीज हमने क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी में भी नहीं देखी है कि इन्होंने पोलिट ब्यूरो के 25 सदस्यीय जो पोलिट ब्यूरो है ना, उसकी भी एक स्टैंडिंग कमेटी बना रखी है। तो उसमें भी छन्नी लगा के
और चोटी के 7 से लेकर 9 नेताओं को पोलिट ब्यूरो के पोलिट ब्यूरो की संसदीय समिति में स्टैंडिंग कमेटी में रखा है। अब ये आप समझिए कि जो स्टैंडिंग कमेटी है पोलिट ब्यूरो की कितनी पावरफुल बॉडी होगी। आप इसमें नेता कौन कौन है, 7 नेता है वर्तमान में, उनके नाम सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। डेफिनेटली शी जिनपिंग है, जो कि जनरल सेक्रेटरी भी है और प्रेसिडेंट भी है। फिर ली किचियान नंबर 2 पे है, और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना है, जिसको वहां प्रीमियर के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रेसिडेंट हो गए, प्रीमियर हो गए। फिर वोंग किसैन, अब ये वोंग किसैन जो है, ये वोंग किसैन साहब वाइस प्रेसिडेंट है चीन के। वाइस प्रेसिडेंट की भी जो पोस्ट होती है, भले ही वो नॉमिनल हो, लेकिन वो भी एक पोस्ट है। और वाइस प्रेसिडेंट जो है चीन के, वो भी पोलिट ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी से हैं। फिर जेंग डिजिंग है, मिस्टर यू है, गौली जी हैं, लियू साहब हैं। तो ऐसे 7 लोगों से मिलकर संसदीय समिति बनी है, पोलिट ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी बनी है। उसके बाद आती है पोलिट 25 सदस्यीय पोलिट ब्यूरो। अब आपने एक चीज यदि नोट की हो, और जो हमारे व्यूअर्स भी हैं, जो हमको कंटिन्यू देखते हैं, उन्होंने बार बार हमसे एक नाम सुना होगा, जियान का, कि जो कि वो शंघाई गैंग भी चलाते हैं। जियान साहब आपको दोनों में नहीं मिलेंगे। ये जियान साहब जो है ना, वो पोलिट ब्यूरो में है, ना पोलिट ब्यूरो के स्टैंडिंग कमेटी में है। पोलिट ब्यूरो में नहीं है तो पोलिट ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी में भी नहीं हो सकते। लेकिन उनका वर्चस्व बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो चीन के पैरामाउंट लीडर्स में आते हैं। अब ये पैरामाउंट लीडर क्या होता है, हम आगे आखिरी में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सुप्रीम लीडर और पैरामाउंट लीडर का कॉन्सेप्ट क्या है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में, आगे इसके ऊपर बात करेंगे। अब हमने स्ट्रक्चर कहां से कहां तक पहुंचे? शिखर पर जनरल सेक्रेटरी, फिर उसके बाद पोलिट ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी, फिर उसके बाद इसके बाद आता है पोलिट ब्यूरो 25 सदस्य का। उसके बाद आती है केंद्रीय समिति चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की, जिसमें 300 मेंबर होते हैं। और उसके नीचे जो सबसे बड़ा जो दल आता है, या जो सबसे बड़ी संस्था आती है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की, उसको कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी नेशनल कांग्रेस। इसमें 2300 सदस्य होते हैं। और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी नेशनल कांग्रेस है, जिसमें 2300 सदस्य हैं, ये 5 साल के लिए इलेक्ट होके आते हैं पूरे चीन से। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें वोटिंग आम जन करता है। इसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जो चीन भर में फैले हुए सदस्य हैं, वो वोटिंग करते हैं। और ये 2300 लोगों को ऊपर भेजते हैं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेशनल कांग्रेस बनाने के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी नेशनल कांग्रेस। इन 2300 में से सिलेक्ट होते हैं ऊपर, वो जाते हैं सेंट्रल कमेटी में। अब आप ये देखिए कि सेंट्रल कमेटी से जो सिलेक्ट होते हैं, उन 300 में से 25 लोग जाते हैं वहां के पोलिट ब्यूरो में। उस 25 में से जो 7 सबसे ज्यादा बड़े नेता हैं, उनमें छन्नी लग के जाते हैं पोलिट ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी में। उन 7 में से एक इलेक्ट होता है, जो जनरल सेक्रेटरी बनता है, वो वर्तमान में शी जिनपिंग है। और ये जो 2300 कम्युनिस्ट पार्टी नेशनल कांग्रेस के सदस्य हैं, उनमें से जो 300 लोग केंद्रीय समिति में जाते हैं, सेंट्रल कमेटी में जाते हैं, अभी तक ये देखा गया है कि वो हैंड पिक्ड होते हैं एक तरह से पोलिट ब्यूरो के नेताओं के द्वारा। मतलब जिनके ऊपर पोलिट ब्यूरो के नेता मेहरबान है, वो 2300 में से उठकर केंद्रीय समिति में जाते हैं। तो ये ऐसा एक पिरामिड बनता है। 2300 नीचे लोग होते हैं उसमें, और शिखर पर एक जनरल सेक्रेटरी, जो वर्तमान में शी जिनपिंग है, वो है। फिर इसके अथवा, ये तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का स्ट्रक्चर हो गया। एक बहुत ही पावरफुल डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, अनुशासन समिति होती है। और विशेषकर 2012 जब से शी जिनपिंग ताकत में आए हैं, सत्ता में आए हैं, तब से उन्होंने चीनी सिस्टम के ऊपर, सत्ता पे और पार्टी पे अपना नियंत्रण बनाने के लिए सर्वाधिक किसी ऑर्गन का उपयोग किया है, तो वो डिसिप्लिन कमेटी ही है कम्युनिस्ट पार्टी की। इसके तहत ही इन्होंने लोगों के ऊपर जो भी कार्रवाई की है, अपने दुश्मनों को निपटाया है, वो सब डिसिप्लिन कमेटी का पावर्स का उपयोग करके। तो ये बहुत स्ट्रांग बॉडी है। तो एक तरफ हमने अभी समझा है
कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे काम करती है, और इसमें चुनाव कैसे होते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक कैसे जाते हैं। डायरेक्ट चुनाव जो होता है वो 2300 मेंबर जो नेशनल कांग्रेस है उनकी, उसके लोग उनके 2300 सदस्यों का होता है, जिनका चुनाव करते हैं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी देश भर में फैले सदस्य हैं, और बाकी सब इनडायरेक्ट होता है। फिर वो एक एक करके जो छन्नी लगती जाती है जनरल सेक्रेटरी तक, वो आपस में ही नेता एक दूसरे का चुनाव करते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। अब हम यदि आए सरकार पर, मैंने बताया कि दो सिस्टम है, एक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है और एक सरकार है। हालांकि सरकार पर पूरा नियंत्रण किसका है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का है, तो आप वो 2 in 1 सिस्टम कह सकते हो। लेकिन हम सिस्टम को यदि समझना चाहें तो फिर दूसरा सिस्टम है सरकार का। सरकार को यदि हम देखें तो सरकार में चाइना की सबसे बड़ी, यदि सबसे पावरफुल कोई बॉडी होती है तो वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस एनपीसी होती है चीन की। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं अमेरिका की कांग्रेस से या भारत की लोकसभा से। तो जो सबसे सुप्रीम ऑर्गन है चीनी राज्य का, चीनी सरकार का, वो है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो चीन की है उसका काम होता है कानून बनाना, संविधान में संशोधन करना और सरकारी अधिकारियों पर सुपरविजन करना कि वो काम किस प्रकार से कर रहे हैं। अब यदि इनकी बात करें तो ये जो एनपीसी है इसमें 2924 सदस्य होते हैं जो इलेक्ट होकर 5 साल के लिए आते हैं। अभी हम आएंगे कि इनका चुनाव किस प्रकार से होता है नीचे से लेकर ऊपर तक। तो कितने होते हैं, 2924 सदस्य हैं जो एनपीसी बनाते हैं। और ये एनपीसी जो है 5 साल के लिए इलेक्ट होती है, साल में केवल एक बार ये मिलती है। और इसकी भी यदि हम संरचना देखें तो जिस प्रकार से पोलिट ब्यूरो में इन लोगों ने एक स्टैंडिंग कमेटी बना रखी है कि 25 में से 7 से लेकर 9 लोगों को, जो सबसे मजबूत नेता होते हैं उनको चयन करके उनको ऊपर ले जाते हैं, उसी प्रकार से ये 2924 सदस्यीय एनपीसी में एक स्टैंडिंग कमेटी बना रखी है जिसमें से 175 250 नेताओं को उसके ऊपर ले जाते हैं। मतलब एनपीसी और एनपीसी की एक और जो आप कह सकते हैं ऊपर की ग्रेड की बॉडी है, वो उस एनपीसी की स्टैंडिंग कमेटी। एनपीसी में कितने लोग हैं, लगभग 3000, 2924 मतलब लगभग 3000 सांसद बोल दो 2 मिनट के लिए आप, इतने सांसद हैं। उनमें से जो ऊपर सिलेक्ट होके जाते हैं उसकी स्टैंडिंग कमेटी में, वो 175 250 होते हैं। और ऑफिशियली बात करें, ऑन पेपर कॉन्स्टिट्यूशनली बात करें, तो एनपीसी जो है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से ऊपर है, चीन का सबसे बड़ा ऑर्गन है। लेकिन आप ये देखेंगे कि एनपीसी के जितनी भी लीडरशिप आती है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से आती है या उसके अप्रूवल से छोटी पार्टियों के थ्रू आती है, जो 8 छोटे दलों की हमने बात की थी। इस तरह से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम के ऊपर पूरा कब्जा करके रखती है। अब यदि हम बात करें कि ये जो एनपीसी के लगभग 3000 सदस्य जो सिलेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, देखिए बेसिकली एनपीसी के जो सदस्य भी भाई साहब सिलेक्ट होते हैं ये भी इनडायरेक्ट चुनाव के माध्यम से होते हैं, डायरेक्ट चुनाव नहीं होता। डायरेक्ट चुनाव जो चीन में होता है जहां पे लोग वोट करते हैं वो पीपल्स कांग्रेसेस होती है, बहुत नीचे लेवल पे होती है, बेसिकली गांव के लेवल पर होती है। तो जो गांव के लेवल पे चुनाव होते हैं, आप ये देखिए कि 5 लेयर ऑफ गवर्नमेंट है सिस्टम में वहां पे चीन के। वो 5 लेयर में नीचे से जो कर रहा हूं ऊपर तक जाएंगे हम। तो सबसे नीचे होती है विलेज गवर्नमेंट, फिर होती है टाउनशिप गवर्नमेंट, फिर उसके ऊपर होती है काउंटी गवर्नमेंट, फिर उसके ऊपर होती है प्रीफेक्चर गवर्नमेंट, और उसके ऊपर होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और जो चुनाव होते हैं ना वो केवल नीचे की जो विलेज की बॉडी है, जो जिसको कहते हैं पीपल्स कांग्रेस, जो विलेज के लेवल पर गांव के लेवल पर होती है उसमें चुनाव होते हैं। जो विलेज की कांग्रेस होती है वो जो विलेज के प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो फिर वो लोग चुनाव करते हैं टाउनशिप लेवल की कांग्रेस का, मतलब ऊपर वाले टाउन लेवल के प्रतिनिधियों का। टाउन लेवल के जो प्रतिनिधि होते हैं वो चयन करते हैं काउंटी लेवल। आप काउंटी को हमारे राज्यों से कल्पना कर सकते हैं, राज्यों से और यूनियन टेरिटरीज से।
तो जो शहरों के लेवल के जो लोग चुनाव में जीतते हैं, जिनको देखिए जनता कहाँ वोट करती है, जनता वोट करती है ग्रामीण अंचल पे, ग्रामीण लेवल पर, जिसको कहते हैं पीपल्स कांग्रेस विलेज लेवल पर। विलेज लेवल के जो प्रतिनिधि होते हैं वो टाउनशिप लेवल के प्रतिनिधि को सिलेक्ट करते हैं, टाउनशिप लेवल के जो हैं वो काउंटी लेवल को करते हैं, और फिर ये ऊपर इस प्रकार से सिस्टम जाता है। तो केवल वोटिंग सही तरह से होती है जनता की, वो होती है गांव के लेवल पर। और उसमें भी देखिए टेक्निकली तो कोई भी चीनी व्यक्ति उन चुनावों में खड़ा हो जाता है, हो सकता है, लेकिन नॉमिनेशन आना चाहिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू। तो अब आप समझ लीजिए कि रोहित शर्मा को तो अलाउड है कि वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एक पार्टी उसका नॉमिनेट करे तो अब वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी किसको नॉमिनेट करेगी, अपने कैडर को करेगी या अपने सहयोगी दल को करेगी जिसको ऊपर ले जाना हो। तो इस प्रकार से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता पर पूरा अपना एकाधिकार रखती है, और इस प्रकार से चीन में चुनाव होते हैं। फिर जो ये एनपीसी है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जिसका मैंने बताया कि हमारी लोकसभा या अमेरिका की कांग्रेस से कंपेयर कर ले, या हाउस ऑफ कॉमन्स से इंग्लैंड के कंपेयर करें इसको, तो फिर ये जो होती है ना, ये एनपीसी चयन करती है राष्ट्रपति का, टेक्निकली एनपीसी ही चयन करती है। और ऑन पेपर यदि हम बात करें, जो आज तक चीन में हुआ नहीं है, इस एनपीसी के पास पूरे पावर्स होते हैं कि वो रिकॉल भी कर सकती है अपने राष्ट्रपति को, पद मुक्त भी कर सकती है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है। और 1992 से यदि हम उठा के देखें, तो जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं ना, वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो आप समझ रहे हो कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का, जैसे थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कि जैसे कांग्रेस में होता था ना, कि कांग्रेस पार्टी, हमारे देश की कांग्रेस में जो कांग्रेस का अध्यक्ष होता था वही प्रधानमंत्री बनता था यूजुअली, तो वैसा ही जो जनरल सेक्रेटरी है वो 1992 से लगातार वो ही राष्ट्रपति भी चीन का बनता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव करने का अधिकार जो है नेशनल पीपल्स कांग्रेस को है, लेकिन अभी तक ये देखा गया है कि वन नेम बैलेट जाता है, कि जिसपे एक ही नाम लिखा रहता है, सपोज करो हु जिनटाओ या शी जिनपिंग या जियान या दंग शाओपिंग, एक व्यक्ति का ही नाम लिखा रहता है, उसी को इलेक्ट करती है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। बताओ, उनके पास कोई भी चॉइस नहीं होती, जो नाम कम्युनिस्ट पार्टी दे रही है उसको इलेक्ट करना है, ठप्पा लगाना है, मोहर लगानी है। तो ये इस तरह से प्रेसिडेंट बनता है। अब ये जो प्रेसिडेंट होता है अपने प्रीमियर को नॉमिनेट करता है, प्रधानमंत्री को, जो ली किचियान है अभी, और अभी हमने पहले बात भी की थी इसके बारे में शायद आपसे, कि अभी अर्थव्यवस्था को संभालने का जो कार्य दे रखा है, क्योंकि शी जिनपिंग को इकोनॉमी का ई नहीं आता है, तो वो काम अब दिया है उन्होंने कोविड को मैनेजमेंट का कुछ हद तक, और अर्थव्यवस्था को मैनेजमेंट करने का ली किचियान को। तो प्रधानमंत्री को नॉमिनेट राष्ट्रपति करता है, और उसको भी जो सत्तासीन करने का काम होता है वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस का होता है। फिर ये उसके बाद राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है उपराष्ट्रपति को, लेकिन उपराष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं होता। हाँ, प्रधानमंत्री के पास जरूर पावर होते हैं। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुखिया भी होता है, और सिविल सर्विसेज का भी मुखिया होता है। फिर ये जो प्रधानमंत्री है, ये चयन करता है अपने कैबिनेट का, जिसको वहां सेंट्रल काउंसिल कहते हैं। हमारे कैबिनेट से उसको कंपेयर कर सकते हैं, हमारी मंत्री परिषद से कर सकते हैं। तो वो स्टेट काउंसिल जिसको कहते हैं, सेंट्रल काउंसिल स्टेट काउंसिल कहते हैं, स्टेट काउंसिल का नॉमिनेशन प्रधानमंत्री करता है, और फिर उनको स्टेट काउंसिलर्स को अलग अलग मंत्रालय बांट दिए जाते हैं जिसपे वो काम करते हैं। अब आप ये एक बात और देखिए कि जो इनिशिएटिव जो है स्टेट काउंसिल मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल लेता है, उसका एंडोर्समेंट करती है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का पॉलिट ब्यूरो। मतलब आप ये समझिए, केंद्रीय मंत्री परिषद ने जिस चीज को जो इनिशिएटिव लिया पॉलिसी मेकिंग का, उसका एंडोर्समेंट अब कौन करेगा? वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जो 25 सदस्यीय जो पॉलिट ब्यूरो है वो करेगा। तो असली पावर किसके पास है? असली पावर तो पॉलिट ब्यूरो के पास हुआ ना, जो एंडोर्स करे उसको। तो ये इनका सिस्टम है। फिर एक कॉन्सेप्ट वहां पर है सुप्रीम लीडर का। अब ये सुप्रीम लीडर साहब क्या है?
सुप्रीम लीडर के बारे में ये एक इनफॉर्मल पोजीशन है जिसके ऊपर कोई लिखित में क्लियरिटी नहीं मिलती। इनके संविधान में भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि सुप्रीम लीडर क्या होता है। लेकिन सुप्रीम लीडर वही है जो सब चीजों को कंट्रोल करता है बेसिकली। और इन्होंने कोशिश की थी कि बेसिकली जो 3 पोस्ट हैं वो तीनों पर अलग अलग लोग होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने देखा था कि जब माओ से तुंग के समय पूरी सत्ता जो थी माओ के हाथ में थी, तो कल्चरल रिवॉल्यूशन की थी उन्होंने। वो कल्चरल रिवॉल्यूशन के कारण लाखों लाख चीनी मारे गए थे, देश था जो संकट में चला गया था। तो ऐसी चीजें उत्पन्न नहीं हो इसलिए 1980 में इन्होंने एक सेपरेशन ऑफ पावर इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये तीनों अलग अलग ही व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन हम 1990 से तो एक चीज कंटिन्यू देख रहे हैं कि जनरल सेक्रेटरी और राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति हो रहे हैं। हमने जियांग जेमिन के समय भी देखा कि जियान जो थे वो राष्ट्रपति भी थे और जनरल सेक्रेटरी भी थे पार्टी के। उसी प्रकार से हु जिनटाओ जो थे वो देश के राष्ट्रपति भी थे और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी थे, वो वर्तमान में शी जिनपिंग। लेकिन इससे भी ज्यादा हमने देखा था डंग शाओपंग के समय। डंग शाओपंग जो थे इन तीनों पोस्ट पे नहीं बैठे थे। जब उन्होंने अपनी इन तीनों पोस्ट को छोड़ दिया था, ना वो जनरल सेक्रेटरी थे, ना प्रेसिडेंट थे, ना वो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन फिर भी सिस्टम को कंट्रोल कर रहे थे। टेक्निकली तो ये माना जाता है कि जो व्यक्ति या तो केंद्रीय सैन्य आयोग, प्रेसिडेंटशिप और जनरल सेक्रेटरी, इन तीनों को कंट्रोल करे वो सुप्रीम लीडर हुआ। वर्तमान में शी जिनपिंग की हम बात करें तो वो केंद्रीय सैन्य आयोग को की भी अध्यक्षता कर रहे हैं, वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वो राष्ट्रपति भी हैं, केवल वो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है। लेकिन इनके पहले इन सब चीजों को तो और तोड़ दिया था डंग शाओपंग ने। डंग शाओपंग तो कुछ भी नहीं थे लेकिन पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे थे। तो ये सिस्टम है चीन का कि सरकार का ये है, पार्टी का ये है, अंततोगत्वा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो ही इनको चलाती है। और आप देखिए कि आज जो मैं बोल रहा था कि जियान जो है, जो शंघाई गैंग में आते हैं, वो जो शंघाई गैंग चलाते हैं वो पॉलिट ब्यूरो में भी नहीं है, लेकिन चूंकि वो सुप्रीम लीडर की कैटेगरी में आते हैं तो वो सब चीजों को दूर से ही गवर्न कर रहे हैं। इसी प्रकार से कभी हम बात करेंगे गैंग ऑफ फोर भी रहा है चीन में। बड़े इंटरेस्टिंग किस्से हैं उनके गैंग ऑफ फोर। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, ये सब गुंडे हैं। कभी इनका शंघाई गैंग होगा, कभी इनका गैंग ऑफ फोर होगा। गैंग ऑफ फोर में माओ की बीवी भी थी, आखिरी बीवी जो थी उनकी। राइट, राइट जी। अच्छा, ये पूरा जो सिस्टम आपने समझाया, आपने बताया कि एक 7 लोगों की कमेटी है जिसमें से एक जनरल सेक्रेटरी चुना जाता है। ये 7 लोगों की कमेटी में जो लोग हैं वो सारे के सारे क्या शी जिनपिंग के खास हैं, शी जिनपिंग को सपोर्ट करते हैं, क्या कोई मुखालफत भी है? और शी जिनपिंग को तीसरे इलेक्शन में कोई उनके खिलाफ ऑपोजिशन मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। मैंने आपको कहा ना कि केवल ये 7 इलेक्ट करते हैं, लेकिन इसके अलावा ये मत भूलिए कि सुप्रीम लीडर का कॉन्सेप्ट भी चाइना में है। और जियान जो है वो सुप्रीम लीडर के लेवल के व्यक्ति हैं। तो जो शंघाई गैंग है वो जियान का गैंग है। 96 ईयर्स उस आदमी की एज है, लेकिन आज भी शी जिनपिंग कांपता है उससे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई बहुत रहमदिल व्यक्ति है। वो शी जिनपिंग का बाप है। जो फॉलुंग गोंग के साथ जिस प्रकार के क्राइम किए थे और ऑफिस 106 बनाया था, वो काम उसने किया था। और आज भी इंटेलिजेंस पे 96 की एज में भी इंटेलिजेंस के ऊपर उस आदमी का कब्जा है, शी जिनपिंग का नहीं है। ओके। और चाइनीज आर्मी में किसका सिक्का चलता है? देखिए चाइनीज आर्मी जो है, अगर आज के समय देखें तो शी जिनपिंग ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि जो केंद्रीय सैन्य आयोग है उसके अध्यक्ष भी वो है। और अध्यक्ष होने की वजह से उन्होंने क्या किया, अपने लोगों को उन्होंने हर जगह बिठाया। जो पुराने लोग थे उनको लूप लाइन में डाला, जो हु जिनटाओ या जियान के साइड में थे तो उनको उन्होंने उसमें डाला। लेकिन ये मत भूलिए आप भाई साहब, अभी अभी के लेटेस्ट फिगर्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन ट्रेडिशनली पिछले 10 साल पहले तक भी चाइना अपनी पुलिस और इंटेलिजेंस पे अपनी फौज से ज्यादा पैसा खर्च करता है। तो फौज और जो पुलिस और इंटेलिजेंस जो है
वो कई चीजों में फौज से ज्यादा स्ट्रांग है, और जो जियान का फ्रैक्शन है, जियान जैमिन का, उसका नियंत्रण इंटेलिजेंस और पुलिस पर है वहां पर। कुछ समय पहले कुछ खबरें भी आई थी, अपुष्ट खबरें, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, कि साल सवा साल पहले कुछ पुलिस का प्लॉट भी बना था कि शी जिनपिंग को अरेस्ट कर लिया जाए, फिर वो बर्स्ट हो गया, उसको खत्म किया गया, और शायद इसीलिए इतने लंबे समय से शी जिनपिंग देश के बाहर नहीं निकल रहे हैं। राइट। तो इंटेलिजेंस पे कब्जा किसी और गैंग का, आर्मी पे किसी और गैंग का, और एक हेरा फेरी जरूर है यहाँ पर। गुलेज भाई, आपके साथ बात बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है कि हम जल्दी एक और डिस्कशन करेंगे अब इस पे, राइवलरी पे, शंघाई गैंग और शी जिनपिंग का गेम। नहीं, उससे पहले मुझे लगता है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट हमको ब्रशअप करना चाहिए। हम जो कहते हैं ना कि शी जिनपिंग जो है वो ही ये सब कुछ कर रहा है जिसकी वजह से चीन इतना ज्यादा आक्रामक हो रहा है, मैं इस चीज को नहीं मानता। ये एक विचारधारा है। शी जिनपिंग केवल उस विचारधारा का नेतृत्व कर रहा है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि शी जिनपिंग एक बीमारी का लक्षण हो सकता है, लेकिन बीमारी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। आप देखो कि हु जिनटाओ ने जिस प्रकार के मिलिट्री रिफॉर्म्स और वो 9 डैश लाइंस बनाना शुरू की थी, चुपचाप कर रहा था लेकिन कर रहा था। उन्होंने जिस प्रकार से नेवी का एक्सपांशन शुरू किया था, वो तो हु जिनटाओ के समय शुरू हो गया था। तो केवल शी जिनपिंग को बोलना नहीं, अब शी जिनपिंग के समय हुआ ये है कि चीन को कहीं ना कहीं ये लगता है दो चीजें। एक तो अब उसकी इकोनॉमी इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि वो गुर्रा सकता है। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक इम्बैलेंस चीन को सता रहा है कि चीन की जनसंख्या जो है अब वो पीक को क्रॉस कर चुकी है और बहुत रैपिडली बूढ़ी हो रही है। वो बूढ़ी होती हुई जनसंख्याओं के साथ ऐसे देशों के साथ ये समस्या रहती है कि अगर वो अपना नियंत्रण, अगर वो उनकी कोई ऐसी इच्छाएं हैं कि दुनिया पे रूल करने का या अपना पावर एक्सटेंड करने का, तो उसके लिए उनको न्यू ब्लड चाहिए, फौज चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो फौज में अपनी सेवाएं दे सके। लेकिन जो बूढ़ा होता हुआ देश होता है वो नहीं कर सकता। इसीलिए ये भी माना जाता है कि रशिया भी अभी इतना एग्रेशन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि रशिया बहुत तेजी से बूढ़ा हो रहा है। अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि फिर लोग नहीं होंगे उनके पास करने के लिए। चीन ने जो वन चाइल्ड पॉलिसी चलाई थी, उसके दुष्परिणाम ये आए हैं कि मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है, कि चीन 2060 तक हो सकता है कि चीन में जो आज जनसंख्या है उसकी आधी भी नहीं बचे। और कई बार ऐसा लगता है, सोचने का बहुत अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं होता है जब आपके पास बूढ़े लोगों की भरमार हो, कमाने वाले चंद हो। तो आप सोचिए कि आपकी जीडीपी कहाँ चली जाएगी, आपका नेशनल पावर कहाँ चला जाएगा। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे युवा देश है, वहीं जापान और चाइना, चाइना के तो स्टैटिस्टिक्स सामने नहीं आते। माना यह भी जा रहा है भाई साहब कि इन्होंने 100 मिलियन लोगों की काउंटिंग ही कम की है, वो भी इन्होंने गलत किया है, उसमें भी कुछ हेरा फेरी हुई है। तो हो सकता है कि दुनिया का सबसे बूढ़ा देश चीन है आज के समय, जापान से भी ज्यादा, क्योंकि जापान के जो आंकड़े होते हैं वो पारदर्शी होते हैं। तो चीन में एक जो विचलित हो रहा है ना, बहुत सारी चीजों को लेके हो रहा है वो। राइट। थैंक्स अ लॉट गुरलेस भाई, बहुत अच्छी और बहुत अच्छी जानकारी थी। अगली बार ये बात करेंगे कि शी जिनपिंग ही नहीं, असली बीमारी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हो, वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा है जिसको काउंटर करना जरूरी है दुनिया को। 100%। अगली बार इसी पे बात करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।